अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी। हमें ख़ास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट रज़ा रूमी ने भी आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज था। कयूम सिद्दीकी साहब और रूमी साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त की समाअत थी, सरकारी मुलाजिम के तबादले की दरख्वास्त की समाअत थी। उस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी दो रुकनी बेंच ने अचानक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। मामला था एक पुलिस अफसर की ट्रांसफ़र का, जिसकी ट्रांसफ़र से हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहकाम जारी किए थे कि नहीं की जाएगी, मगर जब से निगरान हुकूमत आई बहुत सारे तबादले हुए। उसमें इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से तबादले हुए और उसमें वो पुलिस अफसर भी तब्दील हो गया। मगर इस तबादले के केस के अंदर फिर अचानक ही मामला आया कि क्या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मशवरे से ये तबादले हुए या नहीं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और तालीब बजाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हो गए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दूसरे सवालात के फ़ौरन बाद एक अचानक पूछा गया कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे 90 दिन के अंदर, और ये क्या वजह है, और ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। तो जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मसाइल बताए। कयूम सिद्दीकी साहब, आज तो वजूहात तो बहुत बताई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और जिनमें से एक ये थी कि भाई मरदमशुमारी भी एक आइनी तकाजा है और उसकी वजह से जब तक मरदमशुमारी नहीं हो जाती, नोटिफाई नहीं हो जाती, पब्लिश नहीं हो जाते रिजल्ट, तो नए इलेक्शन तो हो नहीं सकते। तो 90 दिन की शर्त अपनी जगह आइन की, मगर मरदमशुमारी भी तो अब आइन का तकाजा, उसके बगैर भी इलेक्शन नहीं हो सकते। मगर जस्टिस एजाजुल एहसन ने उन्हें कल फिर बुला लिया और कहा कि आप जो है बताएं हमें कि कौन कौन से इदारे जो हैं आपसे ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी कहा था कि हमें फ़ौज भी कह रही है, हम सिक्योरिटी के लिए लोग मैसर नहीं हैं, पुलिस के एहलकार काफ़ी नहीं है, हुकूमत बजट नहीं दे रही, तो कल रिपोर्ट तलब की थी। मगर अचानक ही अभी जो तहरीरी हुक्म आया है उसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल पूछा गया था कि रिपोर्ट जमा कराएं कि कौन कौन से इदारे ताउन नहीं कर रहे, वो तहरीरी हुक्म में वो चीज़ नहीं है। और ये मामला अब चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। ये 90 दिन में इलेक्शन की हद तक का मामला कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो लें इस पे और एक अलग से बेंच बनाएं। मगर साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ कमेंट कर दिए हैं और अपनी राय भी दे दी है इस फैसले में, एक ऐसे मामले में जो उन्होंने मुकम्मल सुना नहीं है। वो राय ये कहते हुए कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, लिहाजा हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि ये मैटर हमारे सामने नहीं है, इसलिए मामला हम चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। लेकिन ये कहने से पहले कहते हैं कि बड़ा ही वाजे और खदशा है और ख़तरा है कि आइन की जो शराइत हैं उनकी संगीन खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो ये खदशा है कि आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हो सकती है, इसलिए ये मामला हम कहते हैं सुओ मोटो में चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात इस्तेमाल करें। और साथ में ये भी कह रहे हैं ना कि क्योंकि आइन का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारे फ़राइज़ के अंदर शामिल है, तो लिहाजा ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं चैप्टर 1 और 2 के अंदर दिए गए हैं उससे मुताल्लिक है। अच्छा, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले पे चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल एक दिन पहले अपने जज्बात का कुछ इजहार कर चुके थे और बहुत तनकीद हो रही थी इस पे, और उन पर बड़ी तनकीद हो रही। मतीउल्लाह जान साहब, आपको पता है वो जो मुनहरिफ अराकीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो डीसीट हुए थे हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने के ऊपर, उनकी पिटीशन की समाअत थी। उस वक्त भी ये मामला सामने नहीं था, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो है वो काफ़ी कुछ कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। अच्छा, इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक और लार्जर बेंच था, जब इमरान खान साहब के ऊपर वो जब कातिलाना हमला हुआ था, उसमें भी जब FIR इंदराज नहीं हो रही थी और उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जी FIR दर्ज की जाए, और उससे जस्टिस याया अफरीदी जो है उस बेंच के अंदर थे, उन्होंने डाइसेंट किया था उसके मामले में। तो और फिर अभी कल ही की बात है और फिर आज फिर यही हुआ, और आज एक और काम हुआ। जैसे वो 25 मई का फैसला था ना, जस्टिस एजाजुल एहसन ने दिया था कि आने दें जी, कारकुनों को रिहा कर दें और इमरान खान को आने दें, और वो जो है श्रीनगर हाईवे पे वो डी चौक पहुंच गए। और फिर उसके अगले रोज जो 5 रुकनी बेंच बन गया चीफ जस्टिस बंदयाल। आज भी बेंच बदल गया है, कल एक और जज शामिल कर दिए गए। अच्छा, अब ये एक कंफ्यूजन है अब, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि वो जो गुलाम मोहम्मद डोगर जिनका आपने जिक्र किया, पुलिस ऑफिसर, ये वही पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने ट्रांसफर अहकाम मानने से इनकार कर दिया था और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरबार में पेश हुए और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई थी। वो वीडियो भी आई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, और वो उनको इसी उस पे कहा था।
अब ये देखिए मतीउल्लाह जान साहब, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब कितने अहम हैं कि वो उनका मामला एफएसटी में जाता है, एफएसटी से सुप्रीम कोर्ट में आता है, इसकी 2 समातें पहले हो चुकी हैं और फिर अचानक जो है ये मामला एकदम से इलेक्शन की ट्रांसफर का मामला ट्रांसफॉर्म हो जाता है इलेक्शन की तारीख के सुओ मोटो के केस के अंदर। तो आपको लगता है जजेस को जाती दिलचस्पी ले रहे हैं? बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। आप ये देखें कि वो जो हम ख्याल जजेस साहिबान हैं वही आप देख लें, इसमें हमें नजर आते हैं वही ये जितने भी अभी 25 मई वाले में भी वही थे। 25 मई का फैसला, इमरान खान तौहीन अदालत का फैसला, नेम एनी इंपॉर्टेंट केस, जज साहिबान ही होते हैं। 63A का मामला, चले हम रजा रूमी साहब को उसमें अब भी यही है। और फिर आप देखेंगे वो जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम का आज खुद नोटिस लेने का मामला, मुजाहिर नकवी साहब के हुक्म के ऊपर जो है 5 रुकनी बेंच और फिर वही बेंच। एग्जैक्टली। तो अब भी मामला ये, अब देखते हैं चीफ जस्टिस इसके ऊपर कितने रुकनी और कौन सा बेंच बनाते हैं। रूमी साहब, आपको क्या दिख रहा है ये सुप्रीम कोर्ट जो अचानक ही एक मामला जो पहले ही हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जस्टिस जवाद हसन उस पर हुक्म जारी कर चुके हैं, अब इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो के बेंच के बनाने के लिए भी सिफारिश कर दी गई है। एक मामला जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है और वहां पे ऑर्डर जारी हुए हैं और उसमें अब ये मामला जो है सुओ मोटो के जरिए भी सुना जाएगा। तो आप खदशे की बुनियाद के ऊपर, खदशे की बुनियाद के ऊपर कि ये 90 दिन गुजरने वाले हैं, आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस कंडक्ट को ओवरऑल? जी देखिए, बात ये कि यहाँ पे जो एक्टिविज्म है वो तो अब एक हकीकत बन चुका है, अभी से नहीं कई सालों से। और पर्टिकुलरली ये जो पिछले चंद सालों में तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताकत का मरकज आज खुद बनकर उभरा है, जिसमें बहुत सारे सियासी फैसले, वो फैसले जो कि पार्लिमान को, काबीना को, एग्जीक्यूटिव को या जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे खुद मुख्तार इदारे जिनका एक आईनी वजूद है उनको लेने चाहिए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स जो हैं वो मतवातिर जो हैं वो इंटरवीन कर रही हैं। उनके पास इख्तियारात तो हैं, मुबहम किस्म के ब्रॉड स्वीपिंग इख्तियारात आइन में पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर हैं, लेकिन रवायती तौर पर जुडिशल जो कंडक्ट होता है उसमें खुद एहतियात जो है वो बरतना जरूरी होता है और ये अदालतों को खुद देखना होता है कि वो किसी और की डोमेन में इंटरफेयर तो नहीं कर रही या कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा। यहाँ पर ये एक बड़ा सीरियस मसला बन चुका है जिसको जो है पॉलिटिकल साइंस में जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, यानी कि आप सियासी जो प्रोसेस, जुडिशियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो आप सियासी जो सवालात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उनको कोर्ट्स के पास ले जाएं और गैर मुंतखब जज जो हैं जो कि अवाम को जवाबदेह नहीं होते वो उनके ऊपर पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज के ऊपर फैसले करें। तो एक तो इसकी डायमेंशन ये है। दूसरा मेरे ख्याल से एक आपको ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जब 2007 और 8 में जब लॉयर्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई उस वक्त हमने देखा कि अदलिया एक उस वक्त एक इंडिपेंडेंटली ताकत का मरकज बन के उभरी और उसके बाद पे दर पे एक ट्रेंड है जो हमने देखा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में और अब हम ये जस्टिस बंदियाल की कोर्ट में देख रहे हैं। तो ये इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो नुक्ता समझने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड सा भी बन गया है कि अब अदलिया के पास वो ऑटोनॉमी, वो ये समझते हैं कि वो खुद एक प्लेयर बनकर मुल्क की तकदीर जो है वो उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आपको लगता है कि इस मामले के ऊपर जिस तरह लॉयर्स बाहर निकले थे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, तो इस मामले में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर ऐसा देती है और उस पर भी लॉयर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हक में निकलेंगे या ये मामला पॉलिटिकली डिवीजन की तरफ जाएगा, इसमें कोई ऐसी तहरीक चलने का कोई इम्कान नहीं है? जी देखिए, नहीं इम्कान, देखिए रिएक्शन तो आएगा। हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मामले के ऊपर जिस तरह से बार काउंसिल्स और वकला की तंजीमों ने रिएक्शन शो किया उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। नहीं तो आपको पता है कि उस वक्त का जो एग्जीक्यूटिव था और उस वक्त की जो कुछ जनरल्स थे वो तो हर सूरत में चाहते थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा का मकू ठपा जाए, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सका।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इसका इम्कान है। लेकिन मैं जो पहले बात नुक्ता जो मैं पेश करना चाहता था आप दोनों की खिदमत में, वो ये था कि ये अभी आजकल ये पिछले एक साल में जो प्रेशर भी आया हुआ है। देखिए हमारे यहाँ रवायती तौर पे फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ताकतवर प्लेयर रही है और वीटो कार्ड उनके पास रहा है पाकिस्तान की तारीख में। खुद जनरल बाजवा साहब ने इसका एतराफ किया कि 70 साल से हम सियासत कर रहे थे, सियासत में मुलविस थे, अब हम पीछे हट रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में जो प्रेशर आया है आर्मी के ऊपर, तो कोर्ट्स को ये भी दिखाई दे रहा है, सिग्नल दिखाई दे रहा है कि अब वो वीटो कार्ड वहां नहीं है या वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो किया है साबिक आर्मी चीफ के साथ और इनडायरेक्टली इदारे के साथ, वो वाला मामला जो है उससे भी अदलिया को एक तरह से तकवीयत मिल रही है। मतलब दूसरी तरफ एक पॉपुलर व्यू भी है और अब एस्टैब्लिशमेंट का दबाव ना भी सही, लेकिन बताया एक पब्लिक ओपिनियन का दबाव है। क्यों, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ और मामला की। लाहौर हाई कोर्ट में भी आज बड़ी ड्रामाई एक समाअत हुई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त जमानत के हवाले से, और जमानत की दरख्वास्त मनसूख हो गई है। तो इसका मतलब क्या है और अब होगा क्या, एक वक्फे के बाद। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कि अदालत ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से। क्यों सिद्दीकी साहब, हमने रात को अदालतें खुलने का नज़ारा तो देखा और बड़े हैरान हुए, लेकिन आज एक और नज़ारा देखा कि अदालत इंतज़ार कर रही है मुल्ज़म का, दरख्वास्त गुजार का, कि वो आ जाए। हर 2 घंटे बाद एक नया वक्त दिया जाता कि अब आ जाए, अब आ जाए। और अभी कल शाम से ये मामला चल रहा है, इमरान खान पेश नहीं हो रहे थे। आज सुबह का टाइम दिया गया, नहीं पेश हुए। दोपहर को टाइम दिया गया, नहीं पेश हुए। शाम का टाइम दिया, नहीं पेश हुए। और फिर अब अदालत ने इंतज़ार कर करके बैठ के आखिर में उनकी दरख्वास्त जमानत मनसूख कर दी है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो इंतजार बड़ा, जमानत की दरखास्त जो है वो रद्द कर दी है, प्री अरेस्ट बेल। अब इसके मतलब है कि अब वो अरेस्ट हो सकते हैं। टेक्निकली क्या सिचुएशन है उसकी, क्योंकि इस्लामाबाद की जो अदालत थी वहां से उनकी जमानत मनसूख हो गई थी और वो अब राहदारी हिफाजती जमानत चाह रहे थे लाहौर हाई कोर्ट से कि लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए हमें राहदारी जमानत यानी कुछ दिनों का वक्त दिया जाए कि अदालत में पेश हो जाए। और वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप पहले हाई कोर्ट में पेश होंगे, आएंगे जाती तौर पे तो फिर मिलेगी। वो नहीं आए और अदालत इंतजार करती रही। तो इस बकौल हबीब अकरम साहब के चश्मे फलक ने एक और नज़ारा ये देखा कि अदालत दरखास्त गुजार का सारा दिन इंतजार करती रही और शाम को तंग आके दरखास्त खारिज कर दी। तो क्या अब इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं? बुनियादी तौर पे कानूनी तौर पे तो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और वो एक मुकदमे के अंदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो शायद वो इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से लें कि जनाब शायद देखें सबसे पहले गिरफ्तारी मैंने दे दी। लेकिन क्या हुकूमत को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये हुकूमत का मामला तो है नहीं है, ये मामला है अदालत के दरमियान और एक्यूज के दरमियान। अब देखना ये है कि अगली समाअत के ऊपर अगर वो पेश नहीं होते हैं तो अदालत जो है वो उनको एब्सकॉन्डर मफरूर डिक्लेयर करेगी और उसी तरह से फिर एक उनका तोशा खाना के अंदर भी केस है जिसके अंदर भी उन्होंने जमानत 30,000 की दाखिल की है, मचल के दाखिल किए हुए, और उसके अंदर भी फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत आवाज़ें लगा रही है कि इमरान खान हाजिर हो, लेकिन इमरान खान हाजिर नहीं हो रहा। तो ये टेस्ट केस है अदालतों का कि अदालतें अब अपने इख्तियारात को कि भाई उसके बाद एब्सकॉन्डर और फिर वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी होंगे, और फिर जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो जाएंगे तो फिर तो लामहला फिर गिरफ्तारी तो बनती है ना। चल, अब ये तो गिरफ्तारी का मामला आ गया। अब एक नया जो एक डेवलपमेंट आई है, एक नया ड्रामा, लेकिन इस दौरान में वो जमानत के लिए फिर दोबारा रजू भी कर सकते हैं। बिल्कुल रजू कर सकते हैं, लेकिन जो अब नया ड्रामा आया है वो कुछ ऑडियो टेप्स लीक हुई हैं। उन ऑडियो टेप्स में सबसे पहले तो पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की गुफ्तगू है, एक कोई जोजा साहब हैं उनके साथ, जिसमें वो जहांगीर जोजा ये साबिक प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट बार के परवेज़ इलाही साहब उन्हें कह रहे हैं कि वो केस लगवाना है मोहम्मद खान का। मोहम्मद खान जो कि लापता हैं काफ़ी अरसे से, जिनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करवाने के लिए लगाया गया, दायर की गई, दरख्वास्त दायर करनी थी, उन्होंने शायद अभी की नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा गया कि एक ख़ास मुअज़्ज़ज़ जज है, उनका नाम लेके कहा गया कि जनाब
ये केस उन सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने लगवाना है। और वो जज आज सुबह उस बेंच में भी शामिल थे जो बड़े नाराज हो रहे थे कि आप इलेक्शन कमीशन जो है तारीख दो जज थे ना, एक जस्टिस एजाजुल हसन और एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर। इनमें कौन से जज सर? तो एक लाहौर से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, वो भी उस बेंच पे सुबह भी शामिल थे। इसमें भी उनका जिक्र बाकायदा किया जा रहा है परवेज इलाही साहब की तरफ से। और वो जो जोजा साहब है वो कह रहे हैं हाँ जी हम वो केस लगवा देंगे। तो ये बज़ाहिर ये एक ऑडियो जो है हम आपको सुना तो दें, लेकिन इसका हम खुलासा सुना देते हैं ऑडियो की बजाय। और खुलासा यही है कि पहली ऑडियो में जोजा साहब को परवेज इलाही कह रहे हैं कि मोहम्मद खान जो लापता हैं उनका केस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत के सामने लगाना है। और परवेज इलाही साहब और जो जोजा साहब है वो कह रहे हैं बिल्कुल हम कोशिश कर लेंगे। और परवेज इलाही साहब तारीफ भी कर रहे हैं कि बड़ा दबंग है। फिर उसके बाद दूसरी ऑडियो लीक होती है जिसमें आबिद जुबैरी साहब से परवेज इलाही साहब, जो आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उनसे कह रहे हैं कि वो केस आपने फाइल किया है या नहीं की। उन्होंने कहा जी परवेज इलाही कह रहे हैं हाँ वो फाइल कर दी है। वो जोजा साहब जो हैं वो फाइल कर रहे हैं, वो शायद मोहम्मद खान के केस के हवाले से ही वो बात कर रहे थे। और फिर परवेज इलाही साहब कह रहे हैं वो काम ज़रा हो जाएगा। और साथ वो कहते हैं किसी को बताना नहीं है कि वो केस दायर हो जाएगा। और फिर आबिद जुबैरी साहब उन्हें बता रहे हैं कि जो पुलिस अफसर हैं डोगर साहब, उनका केस भी लगा हुआ है 14 तारीख को। और उस केस में जो आज जस्टिस एजाजुल हसन नकवी साहब है उनका जिक्र भी कर रहे हैं। तो सारी ऑडियो टेप से, और फिर तीसरी एक ऑडियो टेप आई है जो कि मुअज़्ज़ज़ जज मुबैना तौर पे मुबैना ऑडियो टेप से सही मुअज़्ज़ज़ जज और परवेज इलाही साहब के दरमियान भी एक गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप है, जिससे लगता है कि कोई मोहम्मद खान साहब जो लापता थे वो किसी वक्त में वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के घर भी पहुंच गए थे। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि वो मोहम्मद खान आ गया। उन्होंने कहा जी हाँ आ गए हैं, अच्छा ही है जी। और फिर वो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ बगैर प्रोटोकॉल के। ये शायद उस वक्त का ऑडियो टेप है जब वो वज़ीर आला थे। तो उस वक्त मोहम्मद खान ऑब्वियसली मिसिंग तो नहीं हुए थे। तो मोहम्मद खान कोई राब्ताकार थे या तो परवेज इलाही साहब के बीच में, वो मुअज़्ज़ज़ जज के बीच में। और वो मुअज़्ज़ज़ जज शायद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे। और परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि सिर्फ मैं एक सलाम करांगा। और नहीं, वो उनकी जितनी फराख दिलाना गुफ्तगू है बेतकल्लुफाना। हाँ। वो छड़ी यार में आ रहे हैं तो बहुत बेतकल्लुफ। तो आज जो लगता है सुबह का जो हियरिंग थी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, और फिर बाद में गो के पीछे हट गए तहरीरी हुक्म के बीच में, तो उससे लगता है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक उनका पुराने राब्तों से भी है। जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बज़ाहिर जो है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ बहुत करीबी उनके राब्ते भी रहे हैं। तो अब आपके ख्याल में ये सब कुछ सामने आने के बाद क्या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को तमाम सियासी मामलात के से मुताल्लिक जो मुकदमात हैं क्या उनकी समाअत करनी चाहिए? क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म सादर कर दिया था कि इमरान खान के बारे में कोई केस नहीं सुनेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब उसी असूल को बुरुएकार लाते हुए अपने एक और साथी जज को भी रोकेगी कि वो किसी किस्म के सियासी मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे? इसके अलावा भी एक और ऑडियो की भी बाज़गश्त है, वो कंफर्म नहीं है लेकिन इसमें एक और जो बात है मतीउल्लाह जान साहब, ये तमाम सोशल मीडिया पे तो सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि तमाम नेशनल मीडिया ने ऑन एयर की है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब, बेशक वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के मामलात हैं और इसका चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके और फिर ये करने की क्या जरूरत पेश आई थी हुकूमत को। मतलब हुकूमत सोशल मीडिया के एक ऑडियो टेप को लेके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब आप ये देखें कि इस हवाले से तो बड़ी खतरनाक किस्म की मेरा ख्याल है कि उसमें पाँव रख दिया है लैंड माइन के ऊपर, क्योंकि आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो है वो उसको बरतरफी के अंदर वन ऑफ द रीजन ये थी कि जी जजों के फोन टैप होते थे। लेकिन राना सनाउल्लाह ये नहीं कह रहे कि फोन हमने टैप किया। नहीं, वो नहीं कह रहे लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। जाहिर है कि सोशल मीडिया का अपना एक प्रीव्यू है, लेकिन हुकूमत के एक जिम्मेदार वजीर का और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहना और फिर चीफ जस्टिस से मुतालबा करना,
तो मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा सा 2 दिन इंतजार कर लेते तो और बहुत सारे मामला हो जाते। एनीवेज उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि जो जज हैं उनके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भी भेजा जा सकता है, हाँ कार्रवाई के लिए। तो इसमें मिसकंडक्ट कैसे साबित होता है, पहली बात तो ये है ना, अभी तक के जो हिस्से सामने आए, अब आगे कौन कौन से हिस्से, क्या क्या चीज छुपी हुई है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आते हैं। पहली बात तो यह मतीउल्लाह जान साहब कि मेरा नहीं ख्याल है कि इस बुनियाद के ऊपर कोई जुडिशियल कमीशन या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर रेफरेंस जो है वो कोई दुरुस्त बात होगी या उसका कोई आउटकम निकल सकेगा। क्योंकि आपको एविडेंस जो है वो अब कहते हैं कि हमने फोरेंसिक करवाना है, हुकूमत फोरेंसिक करा रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, हुकूमत फोरेंसिक वैसे आज सुबह अगर इलेक्शन कमिश्नर को ना बुलाया जाता 90 दिन के इलेक्शन के बाद तो ये ऑडियो टेप जारी होती। आई डोंट नो होती या नहीं होती, मुझे तो लगता है ये उसका रिएक्शन है, ये जो ऑडियो टेप लीक हुई है। मतलब जान साहब कौन इसको, ये कोई नहीं मान रहा, ये कोई नहीं मान रहा। देखिए अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि ऑडियो वीडियो के हवाले से आसिफ सईद खोसा साहब का एक बहुत लंबा चौड़ा फैसला है कि 19 के करीब उसकी वो जो है ना वो चीजें हैं। अब अगर परवेज इलाही और वो अपने वकील के साथ वो बात कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो हर क्लाइंट का होता है यार देखना यार किसी के पास लग जाए, फलां जज के पास लगा दे, यार लग जाए, और वकील इस तरह की गोलियां देते रहते हैं, अच्छा जी मैं कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो परवेज इलाही साहब की बेतकल्लुफी है एक फाजिल जज साहब के साथ ऑडियो मुबैना ऑडियो के अंदर, यार की करदा पे आए हैं वो जज साहब से कह रहे हैं मैं आ गया हूं, नेड़े पहुंच गया हूं, यार की करदा पे आए, मैं खाली सलाम करने आ रहे हैं। तो ये जो है ये मामला थोड़ा सा, और फिर अगर आप ये देख लें कि उसके बाद क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट कह रही है कि इंतखाबात के लिए आरोज मुयसर नहीं है, हमारे केसेस इफेक्ट होते हैं, हुकूमत कह रही है कि फाइनेंसेस नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी नहीं हुई है, फौज कह रही है कि ऑपरेशन चल रहा है, हमें उसके अंदर नहीं है। अगर ये बात मान भी ली जाए कि चलें मरदमशुमारी जो है वो होनी चाहिए, तो 2017 की तो मरदमशुमारी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन में ताखीर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इतना जारहाना रवैया नहीं रखना चाहिए था, खासतौर पे जब ये मामला हाई कोर्ट में एग्जैक्टली मतीउल्लाह जान साहब, जब एक मामला पहले से सब जुडिस है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि फाजिल जज साहिबान, उनको बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि फाजिल हाई कोर्ट ने, उनको शायद ये भी नहीं पता था किसी मामले के ऊपर, वो तो गुज़िश्ता रोज था कि हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर से जाके मशवरा करें। तो आज जो है वो मामला और कानूनी मामला एक फोरम के ऊपर हैं, तो उस पे ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनक्रोच किया, या इन दो जज साहबान की क्या सोच है। ठीक है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला, आइन के दिफा का हल्फ इनका है, लेकिन एक मामला जो है वो पहले से ही है, तो उसके ऊपर आज खुद नोटिस कैसे बन सकता है। मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि कल जो है इसके ऊपर फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या अमल करते हैं, लेते भी हैं, नहीं लेते हैं, बेंच बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। अब ये देखें ना, कम से कम इस बात का तो उनको पहले तो वो बराह रास्त कह रहे थे कि आ जाएं सुबह, तो उन्होंने कहा मुझे बुखार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा हम आपको जल्दी फारिग कर देंगे। तो अब जो है वो मामला आ गया गुलाम मोहम्मद डोगर साहब की ट्रांसफर तक का मामला अपने पास रख लिया, और ये और उसमें भी जाती तलबी का कल कोई अंदिया वो उसमें है नहीं। अभी मेरे ख्याल में जब ऑडियो लीक्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऑडियो लीक्स तो इमरान खान के हवाले से भी कुछ दावे आए सामने, जनरल बाजवा के एक सहाफ़ी के ज़रिए, आफ्ताब इकबाल साहब के ज़रिए, कि भाई मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो टेप्स करता रहा हूँ, और इमरान खान ने आज सुप्रीम कमांडर को ख़त लिख के शिकायत किया कि आप अपने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि उसने ये एतराफ़ात किए हैं, और बहुत सारे मामलात के वो हुकूमत की पॉलिसी के बरखिलाफ रूस की जो है वो मजम्मत करने के लिए भी उसने मजम्मत भी की। और इस मामले पे तो ये सुप्रीम कमांडर या सदर अलवी साहब, उनके पास कौन सा आईनी और कानूनी अख्तियार है कि वो साबिक़ आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उनके पास तो नहीं है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट को तो, प्राइम मिनिस्टर को तो भिजवा सकते हैं वो, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा दें कि जनाब आइन के आर्टिकल 245 के नीचे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और ये एक शिकायत आई है तो इसको करें। फिर वो वजीर आजम जो है वो ये मामला हो सकता है। मगर ये जो खत लिखा है, ये जो आपके पास भी पड़ा हुआ है, इस खत के अंदर जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, ये क्या खुद इमरान खान का अपना एतराफ़ जुर्म नहीं है कि बतौर वज़ीर आज़म जो वो खुद भी करते रहे
कि भाई फोन टेपों का भी उनको पता था, एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो कानून साजी करते रहे, मतीउल्लाह जान साहब वो खुद फोन टेप्स करवाते रहे। एक ये देखे ना, ये एक बात तो ये है कि वो खुद फोन टेप कराते होंगे, बतौर प्राइम मिनिस्टर कोई अथॉरिटी उनके पास होगी कि किन लोगों के फोन टैप करने का वो ऑर्डर दे सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फोन टैप करना, दैट इज मेरा ख्याल है कि ये फिर वही वाली बात है। मसला यहाँ पे है कि ये इसका सियासी नुकसान तो या सियासी तौर पर तो कुछ हो सकता है। इमरान खान ने खुद माना था। अब ये देखें ना कि ये जो मामला जिनका रेफरेंस दे रहे हैं वो जावेद चौधरी साहब का दे रहे हैं और फिर आफ्ताब इकबाल साहब का भी है वो उसके अंदर, ठीक है ना, और ये कि भी किस तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान या मैं दोनों एक दूसरे के लिए, तो अब इनकी सोच से आई हुई चीज के ऊपर कैसे आप इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे? मुझे और वैसे भी वो ऑडियो पे है नहीं, और सुप्रीम कमांडर अभी तक ऑडियो सामने नहीं, जो बाजवा साहब के मुताबिक उन्होंने रिकॉर्ड किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आपको एक झलक भी दिखाते हैं उस ऑडियो की जो आज जारी हुई है परवेज अलाई साहब के और आबिद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू की। साफी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सियासत के हवाले से और नई ड्रामाई जो खबरें अब आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और ऑडियो टेप्स जो लीक हो रही हैं। अब जजेस भी महफूज नहीं इन ऑडियो लीक्स के हवाले से, मगर आज इमरान खान ने जो सदर को ख़त लिखा है उसका खुद एक इंटरव्यू में पस मंज़र भी बताया है। सुनते हैं इमरान खान क्या कह रहे हैं। टेप्स तो सबकी हैं, हवा किसी की नहीं। अब खान साहब कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहा था आर्मी चीफ और ये ब्लैकमेल हो रहे थे बाय द वे, अगर ये इक़्तिदार से ना हटाए जाते क्या कर रहे थे? ये नहीं मतीउल्लाह जान साहब, सवाल इनके उस पर उठता है कि प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रहे थे, उसको तो ये एक्सटेंशन दे रहे थे। एग्जैक्टली। और फिर वो ब्लैकमेल किस बात पे हो रहे थे? देखे ना, मतलब मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, मैं कोई मुल्क दुश्मनी की बात कर रहा हूं और वो आप मेरी बात छुपाएंगे कि यार ये मैं दिखा दूंगा। ऑडियो वीडियो का जिक्र करके तो ब्लैकमेल का ऑडियो वीडियो का जिक्र करके आप ये पूछना चाह रहे हो उन ऑडियो वीडियो में था क्या? उसमें ये ऐसी कौन सी गुफ्तगू करते थे सामने नहीं आई? वो ऐसी कौन सी गुफ्तगू करते थे जिसकी बुनियाद पर ये ब्लैकमेल हो रहे थे? हाँ, और इनको फील होता था कि ये तो बड़ी खतरनाक, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन ये खुद कह चुके हैं कि ये खुद एजेंसियों को इस्तेमाल करके एमएनएस को ब्लैकमेल करके कानून साजी करवाते रहे। एग्जैक्टली। एजेंसीज को इस्तेमाल करने का एतराफ कर चुके हैं इमरान खान साहब। तो ये तो एक सवाल है कि इस तरह के ऑडियो लीक्स के ऊपर जहां साहब बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है, जब आप अब ये देखें तैयबा गुल वाली बात, यार आप देख लें कि वो तैयबा गुल का इल्जाम है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर 1-1.5 महीने उसको बंद रखा गया। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा था? और जो तैयबा गुल की वीडियो है उसको ब्लैकमेल करने के लिए खुद यूज करते रहे, ये खुद वीडियोस को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे और तैयबा गुल इसकी एक विटनेस है। और आज कह रहे हैं, देखें जी, मुझे कहा जा रहा था कि आप एक और बात, अब ये जो सदर साहब को इन्होंने खत लिखा है इन्होंने, उसके अंदर कहते हैं दिस इज अ सीरियस वायलेशन अगेन ऑफ हिज ओथ एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। द क्वेश्चन इज व्हाई एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी जनरल बाजवा वाज रिकॉर्डिंग कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, आपको याद है फैजाबाद धरना केस, उसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक ऑर्डर पास किया और उसमें कहा कि जो फैजाबाद धरना के पीछे और जो अहलकार थे, और फिर आपको पता है वो फैजाबाद धरने के अंदर जो मुआहिदा हुआ था डीजीसी के तौर पर जनरल फैज के साथ, दस्तखत भी थे, बिल वसातत, कहा गया था कि इन्होंने अपने किए हल्फ की खिलाफवर्जी, तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको पता है उस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या किया था? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जस्टिस अपने पेटिशन दायर की और कहा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की, इनके खिलाफ रेफरेंस जो है ना वो किया जाए, इनको जज के ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने आर्मी के खिलाफ बात की। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो, आपको पता है कि वो फैजाबाद धरना केस ही दरअसल काजी फाइज ईसा के खिलाफ उनको विक्टिमाइज करने के लिए रेफरेंस की सूरत में इमरान खान साहब ने भिजवाया था। एग्जैक्टली। इनके सदर आरिफ अलवी ने भिजवाया था। और ये वो रेफरेंस है जिसपे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और दूसरे कुछ जजों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला था। और फिर रिव्यू के अंदर जब वो खारिज हो गया रेफरेंस, तो जस्टिस उमर था बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिव्यू के अंदर 80 सफ़े की रीजनिंग दी है, वो रीजनिंग जो कि अदालत के अंदर एडजुडिकेट ही नहीं हुई है। मतीउल्लाह जान साहब, अब क्या बात करें और किस तरफ जाएं हम? बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब।
सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करते हुए तो यूँ लगता है कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अदालती कार्रवाई हैं, चाहे ऑडियो लीक्स हैं, पहले जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया इन तमाम सियासी तनाज़ात से बची हुई थी, अब बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया ख़ुद इन तनाज़ात में कूद रही है, और जिसके रद्द अमल के तौर पे फिर ऐसी ऑडियोज़ भी, अभी तो ऑडियोज़ ही हैं, बाहर आ रही हैं कि जिससे हमारे अपने इदारों का वक़ार जो है वो कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। साफ़ी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।